अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज करेंगे उन अहम मसाइल के साथ जो कि न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान का अब शायद मुकद्दर बन चुका है। मौजूदा हुकूमत की बात करें, गुज़िश्ता अदवार की बात करें, गुज़िश्ता अदवार में जो हुकूमतें थी उनकी बात करें, जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी हैं, सबने तकरीबन पाकिस्तान के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया। दबे लफ्जों में अगर जो इस वक्त जो अपोजिशन में बैठे वो कहते हैं सौतेली माँ का सुलूक, वो उन्होंने अपने दौर में भी किया था और इस वक्त मौजूदा हुकूमत भी शायद वही करती दिखाई दे रही है। कराची इन तमाम चीजों को भुगतता है, जो तकरीबन 70% से ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, मगर उसके हिस्से में आता कुछ नहीं है। बजट और जो फंड्स की बात की जाती है वो ऐलानात तक देखा जाता है। खान साहब जो 2 दफा आए कराची में, उन्होंने 126 अरब की एक दफा जिक्र किया, 1100 अरब का एक दफा जिक्र किया, मगर मिला उसमें से कुछ नहीं। दूसरी जानिब जो सिंध हुकूमत है वो एनएफसी अवार्ड का काफी रोना रोती है कि हमें एनएफसी अवार्ड की रकम नहीं दी गई। और दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कराची की तरक्की के लिए खर्च करने चाहिए सिंध हुकूमत को, मगर क्या वो सिंध हुकूमत ने खर्च किए? जो सिंध का बजट था वो कितना था, किस तरह से उसे यूटिलाइज किया गया, क्या यूटिलाइज किया भी जा रहा है? और जो मंसूबे कराची के अंदर चल रहे हैं, जैसे ग्रीन लाइन बस का मंसूबा हो गया जो विफाक और सिंध के साथ मिलकर दोनों पे चल रहा है, K4 का मंसूबा विफाक और सिंध के साथ दोनों के साथ मिलकर चल रहा है, किस हद तक जा रहा है? इसकी डेट मजीद एक्सटेंड होती जा रही है, इस पे बजट मजीद लगता जा रहा है। अवाम का जो पैसा है, टैक्स जो सूरत में पे कर रहे हैं वो कौमी खजाने में जा रहा है, वो उन पे खर्च नहीं हो रहा बल्कि जेबों में जा रहा है, बाहर अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहा है। जाली अकाउंट्स जो केसेस हमने देखे वो भी सबके सामने है। और जो इस वक्त पॉलिटिक्स कराची की चल रही है, क्या पूरे कराची को पॉलिटिक्स की नजर कर दिया गया है? अपने अपनों का सोचा जा रहा है, अपने वफाद का सोचा जा रहा है? इस पे क्या सूरत हाल है कराची की और आने वाली पॉलिटिक्स कराची को किस मोड़ पे या किस नहज की तरफ लेके जाएगी, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले तलहा बेग साहब मेरे साथ तशरीफ फरमा है, तजियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं और तकरीबन जो कराची की सूरत हाल उस पर यकीनी आपसे इस पे बात करेंगे। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है शुजा हैदर साहब हैं, तजियाकार हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और आपसे जो सियासत का जो खासतौर पे जो अंसर है वो कराची के अंदर किस तरह का, इस पे भी बात करेंगे। तलहा साहब मैं आपकी तरफ आऊं, कराची पे ही हम इस शुरुआत करें बात का, तो क्या सूरत हाल दिख रही है आपको कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से? मैं सबसे पहले बात करूँ मुताहिर भाई, सबसे पहले तो मैंने बारह हर जगह ये प्रोग्राम में ये बातें की हैं कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए यहाँ हमें 3 कौमी बजट की जरूरत है। सही। कराची बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका है। कराची का ना ट्रांसपोर्टेशन सही है, कराची में स्ट्रीट क्राइम का लेवल आप देखें किस जगह पे जा पहुंचा है, और कराची के अंदर गार्बेज का सिस्टम, नालों का सिस्टम, हालिया बारिशों में जो बारिशें हुई थी मानसून की उसमें हमने सूरत हाल देखी, तो बहुत बड़ी सूरत हाल एक हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन को हमारी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, उसको देखती ही नहीं, सीरियसली नहीं देखती। तो ऑन अ लाइटर नोट में एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप अब तो एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, कम से कम कराची के बुनियादी मसले मसाइल तो हल करते हैं। जैसे गैस का मसला चल रहा है, गैस की शॉर्टफॉल बहुत एक बड़ा मसला चल चुका है इस वक्त, और ये ऑयल एंड रेगुलर अथॉरिटी जो है हमारी, ऑयल एंड गैस रेगुलर अथॉरिटी ओगरा जो है, गैस की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं कर रही। उसमें हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डिस्टर्ब हो रही हैं, उसमें रेजिडेंशियल इलाके डिस्टर्ब हो रहे हैं, वेविंग इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, उसके अलावा गारमेंट इंडस्ट्रीज हो गई। तो जब वहाँ गैस की शॉर्टफॉल होगी तो उससे हमारा बिजनेस डिक्लाइन होगा, और बिजनेस डिक्लाइन होगा तो हमारी माशी सूरत हाल कराची की वो और खराब बदतर होते जाएगी। बजट हमें फिर रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होगा। अच्छा, इसका सोचना किसको चाहिए? मैं अगर पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो विफाकी वजीर तवानाई जो है वो इस पे सोचते हैं खासतौर पे, लेकिन सिंध के अंदर इस चीजों को सोचा नहीं जाता। सिंध इस पे क्या ज्यादा स्ट्रॉन्ग मौकफ नहीं रखती अपना? देखें, ये अब बात वही है कि किसी की तनकीद तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी जिम्मेदार अगर मैं समझता हूँ पर्सनल लेवल पे तो सिंध हुकूमत है। इसमें ये कम से कम इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जो है मिनिस्ट्री इनके पास आती है, साइड लिमिटेड इनके पास है। इंडस्ट्रीज का अगर देखें तो गैस की डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग देते हैं, ओगरा से परचेज करते हैं। जो जिन लोगों को नहीं समझ आती उनको थोड़ा समझाया जाए ये बात कि ओगरा इनको कुछ गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इनको देती है, कुछ साइड लिमिटेड का काम है कि आगे इंडस्ट्रीज को आगे प्रोवाइड करे। लेकिन उसमें होता दरअसल ये देखा जाता है कि ये अपनी मनपसंद इंडस्ट्रीज को दे देते हैं, और फिर इस तरह जो है रेजिडेंशियल इलाके में कम आ रही होती है, कुछ इंडस्ट्रीज में ज्यादा गैस की फराहमी होती है। पानी की भी डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह चल रही है, पानी भी कुछ इलाकों में ज्यादा जा रहा है, कुछ कराची का आधे से ज्यादा पानी जो बहरिया टाउन की तरफ भी चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी सूरत हाल है। हम पूरा कराची देखा जाए तो हब रिवर डैम पे चल रहा है इस वक्त, तो ये इस तरह जो है मामला सही नहीं होंगे। गैस की सिचुएशन में एक बात मुझे और याद आई, गुज़िश्ता साल जो विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब थे, उन्होंने इस बात पे वाज़ेह तौर पे जोर दिया था कि अगले साल गैस की शॉर्टेज शायद ज्यादा होगी, और हमने देखा भी साल के शुरू में जो LNG खरीदी हमने, जो गैस खरीदी हमने,
वो हमने कुछ ज्यादा ही रेट के ऊपर खरीदी 7 रुपए कुछ हमने पर सेंट के ऊपर खरीदी, जो कि हमें 4 या 5 में मिलती थी पहले। हमने इतनी महंगी एलएनजी पहले खरीदी, फिर जो टेंडर करने थे वो टेंडर जनवरी की बजाय हमने फरवरी में करे, जो हमें दिसंबर में करने थे वो जनवरी के लिए थे, लेकिन जनवरी में हमने किए वो मार्च के फरवरी के लिए कर लिए, फरवरी में जो कर रहे थे वो मार्च के, वो हमने अभी तक नहीं करे। तो क्या सूरत हाल शुरू से ऊपर से चलती हुई आ रही है, पैसे खाए जा रहे हैं, क्या नजर आया? ये इस पे शायद खान अब्बासी ने एक बहुत ब्रीफ एक मौकिफ दिया था। इनके दौर में भी इसी तरह के टेंडर के एलएनजी चल रहा था, मामला की ये लोग भी परचेस कर रहे थे, लेकिन बहरहाल हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है और इनकी पॉलिसी मेकिंग्स की वजह से अवाम सफर करती है। तो मैं यही कहूंगा कि मिलजुल के बैठ के आपस में एक फैसले करें, अना से हटें, अना परस्ती से हटें, एग्रेंस से हटें और मिलजुल के आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन ये सूरत हाल में होती हुई दिखती नहीं है। हम लोग यही आवाम को देखते हैं, कराची की रोडों पे देखते हैं, कराची के पोश इलाकों में देख रहे हैं, कराची पसमानदा इलाकों में देख रहे हैं, हर जगह आवाम सफर कर रही है, आवाम का बुरा हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है। दूसरी बात ये, कराची को 7 बड़े बड़े महकमे चला रहे हैं, अलग अलग तरीके से महकमे चला रहे हैं। कहीं केएमसी डीएमसी चला रही है, कहीं कैंटोनमेंट एरिया है, कोई केपीटी का कोई एरिया चल रहा है, कोई किसी तरह चला, कोई लोकल गवर्नमेंट खुद देख रही है। तो जब अलग अलग इदारे कराची को टुकड़ों में बांट के चलाएंगे तो कराची इस तरह तो नहीं सही चल सकता। तो ये चीज अब तक एक प्लेटफॉर्म पे कराची को लेके आए, कराची की खासतौर पे बात करूंगा, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और कराची की बेहतरी के लिए काम करें। गैस का इंशाल्लाह उम्मीद है, असद इनके दावे तो होते हैं बड़े बड़े वजीरों के, अगर ये सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत बैठ के कोई एक लाएमल बना ले, खासकर सिंध पे, जब इन लोगों ने एक पेशन गोई की थी कि सिंध में गैस की शॉर्टेज आ रही है, तो अभी से ये लोग बैठ के बात करें। और मैं समझता हूँ अगर ये बात करेंगे तो बातचीत से मसले मसाइल का कोई ना कोई तो हल निकलेगा ना, लेकिन वो उन लोगों ने करने ही नहीं है। बस और सिर्फ तनकीद है, हर जगह पे इनकी तनकीद देख रहे, तनकीद के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तनकीद के ऊपर अगर मैं बात करूं शुजा साहब, सियासी जो मंजरनामा है कराची का वो किस हद तक चेंज हो रहा है? जिस तरह से अभी बात करा, तकरीबन काफी बड़े बड़े इदारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बंदरबाट की गई कराची की, तो क्या सोच के बंदरबाट की गई होगी? आपकी समझ में क्या आता है इसमें? देखिए मुताहिर, मेरे भाई ने बड़े सारे मसाइल बताया कि कराची को जिन मसाइल का सामना है वो बड़े संगीन है। हम मसाइल को तो देख रहे हैं, लेकिन मसाइल के रूट को भी तो देखें कि मसाइल कब से शुरू हुए हैं और कब से। देखें, अभी हमने देखा कि वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में पिछले 50 साल से सियासत जो है वो एक पेशा बन गया है, पैसा कमाने का। सियासत में कोई आवाम नास की खिदमत के लिए नहीं आ रहा था अब तक, और जो आ रहा था सियासत में पैसा बनाने के लिए। तो अभी आ रहा है क्या, आप समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो है एक उम्मीद की लहर, मैं पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं और मैं पीटीआई की बात नहीं करता, मैं सिर्फ इमरान खान की बात पहले क्लियरफाई कर दिया आपने। मैं बता दूं कि पीटीआई, देखिए इमरान खान एक वो शख्स है जिसने कई दफा कहा कि जनाब मैं वो शख्स जो कुछ भी करने आया है वो सिर्फ आवाम के लिए करने आया, क्योंकि उसने पैसा शोहरत तो सब कुछ देख लिया। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही लोगों को सियासत में आना चाहिए। आप समझते हैं महंगाई करने भी आवाम के लिए आए थे, आवाम के लिए चीजें महंगी करने आए थे, अपने लिए नहीं करा। बड़ा पेचीदा मसला है, इसको आप 2 लाइनों में कह नहीं सकते। बिल्कुल है, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। अभी 2-2.5 साल 3 साल हुए हैं, आप इनको पूरा टाइम तो दें। नहीं, आवाम का खून, देखिए वो बात ये है कि इमरान खान ने कम से कम इतना शऊर तो दिया लोगों के, अब लोग चीख रहे हैं महंगाई पे। वरना हम क्या 50 साल से महंगाई नहीं थी क्या ये पेट्रोल इस दफा 104-105 हुआ, तो इससे पहले पेट्रोल महंगा नहीं हुआ? देखिए आवाम को अब ये शऊर आना शुरू हो गया कि हाँ ये सियासतदान जो है ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। नवाज शरीफ को अगर आप देखते हैं तो आज भी नवाज शरीफ जी, नवाज शरीफ के नारे वहां पे इसलिए लग रहे हैं कि वो खाता है तो लगाता भी है। बड़ा मशहूर उनका हुआ। आज की आवाम का यही तासुर है ना कि अगर वो खाते थे वो चोर थे, लेकिन चले हमें तो मिलता था कुछ, लेकिन अब तो पंजाब में उन्होंने भले पूरे पंजाब को नहीं लगाया, लेकिन वो जहां बैठे थे कम से कम लाहौर को उन्होंने ऐसा डेवलप कर दिया कि आज आप लाहौर जाते हैं तो आपको फर्क महसूस होता है कि हाँ पिछले 20 साल का लाहौर और अब के लाहौर में बहुत फर्क है। लेकिन बदनसीबी हमारे सिंध की ये है कि ये लोग जहां बैठे हैं वहीं खा रहे हैं। लाड़काना इनका गढ़ था, रतो डेढ़ो इनका गढ़ था। इन्होंने सिंध को तो बर्बाद किया ही किया, जहां से कराची से ये पैसा जनरेट करते थे, उन्होंने उस कराची को ही तबाह कर दिया। और लाड़काना की आप हाल देख लें, लोग मतलब घर, हम तो अल्लाह का शुक्र है हम घरों में रह रहे हैं, लोगों के घर ऐसे हैं कि जिनके घर में दरवाजा नहीं है, टाट पड़ी हुई है। लोगों के वॉशरूम नहीं है, जाके खेतों में वॉशरूम के बदले वो खेतों में जो कुछ अपने रफा हाजत कर रहे हैं। तो ये वो पीपल्स पार्टी वो है कि जिन्होंने मुल्क को ऐसा लूटा और ऐसे लूट रहे हैं कि अब उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और अब आवाम की समझ में कम से कम आना शुरू हुआ है कि हाँ हम कहाँ तबाह हो रहे हैं। तो कराची तो एक हब था हर चीज का, यहाँ से बिजनेस का हब था, यहाँ से तालीम का हब था, यहाँ से शऊर का हब था। वो कहाँ गए तालीमी इदारे? सारे तालीम को आपने सिंध में 252 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर
कोई तालीम नहीं होती, वहाँ वडेरों के भैंसे और बिल्कुल। जानवर बंधे होते हैं। आज पाकिस्तान का जो तालीम का जो लेवल है दुनिया में, हम 125वें नंबर पे आते हैं, नेपाल हमसे बेहतर है। तो मसला जो है इन सियासतदानों का पिछले 50 साल का, जो भी हुक्मरान रहे हैं पिछले 50 साल में, इन सब का बड़ा कड़ा एहतसाब होना चाहिए। लेकिन वो एहतसाब होगा कैसे? हमारे यहाँ का सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम, वो इसकी हमें इजाजत नहीं देता, हम उसके मुताबिक नहीं या हो सकते। थोड़ा कमजोर नजर आता है। बिल्कुल। इसमें अच्छा, मैं उसमें अगर कराची के ऊपर बात करूं तो जिस तरह से अभी अपनी तालीम का जिक्र किया, तालीम चले हम तो इसको बाद में भी देख सकते हैं, बुनियादी जरूरियात रोटी कपड़ा मकान ये भी बहुत जरूरी है, अशिया जरूरिया वो हमें नहीं मिल पाती है। कहा जाता है कि जब तक मर्दमशुमारी नहीं होती, बजट सही से यूटिलाइज नहीं होता, तो आवाम को चीजें नहीं मिल पाती। मगर अचानक से हमने देखा है एक सूबा और एक जिला और बना दिया कराची के अंदर। तो क्या आप समझते हैं ये जिला बनाना या मजीद और 8 से 9 जिला तक जाने की जो बात समझ में आई, सुनाई दी गई, तो क्या ये पॉसिबल है कराची की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन के लिए जो उनके जो तमाम चीजें उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉपर तरीके से? ये सियासी हरबे हैं, चालबाजियां हैं, सिंध पर और कराची पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए ये सारे खेल किए जा रहे हैं। और इन खेलों का अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। देखिए, अंजाम ये होगा कि अवाम जब भूखे मरने लगेंगे तो तंग आमद बजंग आमद वाली बात होती है। आपने अवाम की खुशहाली के लिए क्या किया? अगर अभी तक नहीं किया था तो अब आप समझ लीजिए कि अब मीडिया का दौर है। अब इस फोन पे आप एक खबर 3 सेकंड में इधर से उधर होती है। अब आप कोई एक कार्रवाई करते हैं, कोई एक जाति होती है, तो पूरे मुल्क में वो खबर, क्या पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो अब आपने अपने रवैये चेंज करने होंगे। अब हुक्मरानों ने हमें अब आवाम की सोचनी होगी। हमारे हुक्मरान शाही मिजाज रखते थे, आज तक शाही मिजाज रखते हैं। एक गया, उसकी औलाद आ गई, फिर वो गया, फिर उसकी औलाद आ गई। ये आपको खान साहब पे नजर आ रहा है, उनके जाने के बाद उनका कोई बेटा उनका आया, ऐसा मेरे ख्याल में लग रहा है कि वहां भी चलेगा ये। नहीं, ऐसा नहीं चल पाएगा। अब मैंने कहा ना कि इमरान खान ने अवाम को खुद इतना शऊर दे दिया है अब, कि अगर ऐसा कुछ करने की इमरान खान ने भी कोशिश की तो उनके साथ भी अच्छा नहीं। चलिए, मैं तला आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बजट और फंड्स दोनों चीजों का तो ऐलान हुआ, बजट का भी तकरीबन हुआ जो हर साल होता है, और जो फंड्स का ऐलान सिर्फ हमने देखा। क्या आपको नजर आया कुछ डिलीवर हुआ कराची के लिए, कुछ दिया गया? कराची के लिए सिर्फ और सिर्फ दावे दिए गए हैं और कुछ भी नहीं दिया गया। फंड्स की जहाँ तक बात गई, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब ने हर एमएनए को 15 करोड़ के 2 फंड्स दिए हैं। और उसमें मैं समझता हूँ, आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी रहता हूँ और आप भी रहते हैं, कराची के अंदर हमें कई डेवलपमेंट स्कीम्स नजर नहीं आ रही। पूरे कराची की बात करूँ, यहाँ से मेरे ख्याल से 16-17 एमएनए हैं इनके। जब हमें ये चीजें नजर नहीं आ रही तो वो ये एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उन एमएनए से पूछा जाए कि वो फंड्स कहाँ लगाए आपने, कहाँ यूटिलाइज किए। इतने फंड्स, मतलब इतना बुरा हाल आज भी कराची का, वही रोडे हैं, वही बुरा हाल है। अब साइड एरिया जाएं, अब मंगो जो मालीपुर वाला रोड है, अब अल्लाह अल्लाह करके वो रोड थोड़ा बनना शुरू हुआ है। उसके अलावा कराची की बहुत, मलीर की हालत देख लें, मलीर का बुरा हाल है, मलीर के अंदर सूरत हाल खराब है। तो इतने जो एमएनए के फंड्स हैं वो यूटिलाइज नहीं हो रही बात सिंध हुकूमत की, तो लोकल गवर्नमेंट का काम तो तबाह बर्बाद हो चुका है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पूरा बर्बाद हो चुका है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है वो निचली सतह पे नहीं आ रहे। जो बात हुई थी कि बल्दियाती सिस्टम को बेहतर बनाएंगे और ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो होंगे यूसी चेयरमैन के पास या लोकल गवर्नमेंट तो अभी नहीं है, अभी तो नहीं, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेटर तो बैठा है, एडमिनिस्ट्रेटर भी देख सकता है। तो आपको लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से जो फंड है वो निचली सतह तक पहुंच रहा है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। आप जब चेयरमैन था, जब यूसी बल्दियाती निजाम था, तब भी नहीं हुई। और एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, इनका बैठा है ना, तब भी आप कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तब भी नहीं हो रही। वही सीवरेज सिस्टम खराब होता है। डीसी के पास 4 बार एक आम इंसान को, गली के कोई जॉब वाले को, किसी आम इंसान को, कारोबारी शख्स को डीसी के पास धक्के खाने पड़ते हैं, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। पूरा मोहल्ला पोश इलाकों में होता है, वहाँ पे एक घर में से 10 घर होंगे तो एक घर वाला बेचारा वो हिम्मत करके जाता है, वो भी उसकी भी सुनवाई नहीं होती। 10 दिन तक सीवरेज सिस्टम वहाँ फ्लो कर रहा होता है और बड़ा मतलब बुरे हाल है। उसके बाद कचरा कोई उठाने वाला नहीं होता, कचरा उठ गया तो उठ गया। तो मतलब ये सूरत हाल कराची की देख रहे हैं। कचरा कुंडियां फिर से उभर रही हैं। अब आगे जाके देखिएगा, फिर ये चोकिंग पॉइंट्स खोलेंगे, नाले उबलेंगे, बारिशों में फिर कराची डूब जाएगा। लेकिन किसी को फिक्र नहीं। ये हमने बहुत निशानदेही करवाई इन चीजों की, लेकिन कोई देख नहीं रहा। सुबह हुकूमत को भी बता चुके हैं कि ये चीजें देखें कराची के, फिर एक सीवरेज सिस्टम जो है, प्रॉपर सीवरेज सिस्टम प्लान करें। ये मेयर साहब बता के गए थे इस बारे में कि सीवरेज सिस्टम एक जो है प्लानिंग उनकी होनी चाहिए। नाला, बरसाती नाला अलग हो और कराची का जो सीवरेज सिस्टम फ्लो होता है वो अलग हो, लेकिन नहीं हुआ। इस चीज के ऊपर हमने काफी बहस की, बहरहाल अल्लाह करे ये काम भी करें। अच्छा, एक तरफ हमने गैस के ऊपर बात करी, जो गैस का इशू कराची के अंदर मौजूद है। दूसरा एक मेजर इशू और है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, जो हर साल हमें भुगतना पड़ता है। 8-8, 20-20 और 24-24 घंटे तकरीबन पूरे दिन लाइट नहीं होती है।
इस वक्त मौजूदा सूरत हाल भी कुछ ऐसी नजर आ रही है, अभी भी वही सूरत हाल है, गर्मियां शुरू नहीं, लोड शेडिंग पहले से, गैर एलानियां भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो बिल भेजे जाते हैं वो कहा जाता है कि आपको जरूर भरने हैं, और इनमें सिर्फ हम वो टैरिफ देखते हैं जो टैरिफ बढ़ाया जाता है, पर पैसे कुछ यूनिट पर यूनिट जो है कुछ पैसे बढ़ाए जाते हैं, मगर जो एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें लगाए जाते हैं वो कहीं मेंशन या प्रॉपर तरीके से वाजे नहीं किए जाते। क्या आप समझते हैं ये पॉलिसी फेल होने का नतीजा है? देखिए, पहले तो इस चीज को समझना पड़ेगा, के इलेक्ट्रिक जो है एक प्राइवेट इदारा है और कराची के पास कोई के इलेक्ट्रिक के अलावा मुतबादिल ही नहीं है। तो कराची वाले तो बेयार मददगार हैं। के इलेक्ट्रिक के अलावा उनकी मजबूरी के इलेक्ट्रिक से ही बिजली लगानी। जब तक इसका मुतबादिल नहीं होगा ना, ये सारे मामला सही नहीं होंगे। जैसे हमारे पास कनेक्शंस के ऑप्शंस होते हैं, हम यूफोन यूज कर सकते हैं, जैज यूज कर सकते हैं, जोम यूज कर सकते हैं। इसी तरह के इलेक्ट्रिक भी चाहिए था नेपरा को कि और प्राइवेट स्कीम्स खोलते। चाइना ने बोला था, बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन जाहिर है इनकी अपनी कमीशन होते हैं और अपने मामला होते हैं, तो इन लोगों ने ये इस चीज के ऊपर नहीं काम किया। बहरहाल खैर बात यह है कि के इलेक्ट्रिक जो लोड शेडिंग की आपने बात की, पिछले साल भी बहुत ज्यादा धरने हुए, पिछले साल भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज्यादा हुकूमतों ने भी किए हैं, लोकल यहाँ की जो हुकूमतें हैं वो उन लोगों ने भी किए। यही चीजें की कि इलेक्ट्रिक की जो लोड शेडिंग है वो खत्म की जाए, लेकिन फिर कोई मामला नहीं हो। ये इस साल भी यही होगा, लोग धरने करेंगे लेकिन अवाम को नहीं कोई पूछा जाएगा। अवाम वही उसी तरह बुरी तरह मर रही होगी। गर्मी बुरा हाल है, गर्मी अभी आप आगे ऐसा ऐसा गर्मियों में देखिएगा 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी होगी। उस वक्त अगर जब लोड शेडिंग होगी, जिस बंदे को सुबह उठ के 9 बजे जॉब पे जाना है, वो क्या करेगा? वो अब मौसम का हाल ज्यादा अच्छे तरीके से डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि अगर मौसम ज्यादा गर्म होता है तो ये चीज होती है। इंशाल्लाह इन चीजों से भी बचाए। और कराची में मजीद क्या सियासी खेल खेला जा रहा है, जिस तरह से हमने कराची के अंदर PS88 में मामला देखे, उसको किस तरह से हैंडल किया गया है, और जिस तरह से अब अलीमादी शेख साहब को सजा दी गई और अब फैसला महफूज हो चुका है उनका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो फैसला चल रहा है वो महफूज कर लिया है, कल सुनाया जाएगा तकरीबन। क्या सूरत हाल रहेगी इस पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कराची के ऊपर, और कराची की जो सियासत है किस मोड़ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ PS88 का मामला, दूसरी जानिब जो हमने देखा गुज़िश्ता रोज सिंध हुकूमत का, जो सिंध हुकूमत के जो कुछ नुमाइंदे हैं वो MQM के मरकज पहुंचे, MQM बहादुराबाद, और उनसे कहा कि हम अपने कुछ अरकान को दस्तबरदार करा लेंगे, आपको 2 सीटें देने के लिए हम तैयार हैं। क्या वजूहात हैं, क्या सियासी खेल चल रहा है, इस पर बात करेंगे। तला साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सबसे पहले सियासी खेल कराची को क्या बना दिया है, फुटबॉल बना दिया है, क्या सूरत हाल दिख रही है? वही बात है ना, कराची एक पॉलिटिकल पार्टी के पास है नहीं इस वक्त। हर सियासी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कराची पे हमारी हुकूमत हो। खासकर सिंध हुकूमत का बहुत ज्यादा जोर है इसके ऊपर कि हमारी हुकूमत हो, और सिंध हुकूमत जो है फिर अपने जो मुखालिफिन है उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी भी कर रही है, बहुत ज्यादा उनके साथ जो जमहूरियत की दावेदार बनती है वो उनके साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है। जैसे आपने हलीम अली शेख साहब की बात की, जो 780A का सेक्शन लगाया है उसमें थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये 780A का मतलब है इंसदाद दहशतगर्दी। अगर आप हर बंदे पे इंसदाद दहशतगर्दी लगा देंगे तो फिर जो दहशतगर्द हैं वो इस आड़ में अदालतों को बताएंगे और बेल जल्दी ले लिया करेंगे, जमानत अपनी जल्दी ले लेंगे। तो ये इसी तरह से 13D एक सेक्शन था नाजायज असले का, उसको फिर 23A में किया, कन्वर्ट किया गया। तो इसी तरह में 780A कानून साजी हुई है, तो इस सेक्शन को उस पे लगाया जाए जो दहशतगर्दी हो। आपने वीडियो हमने देखी है, एक पॉलिटिकल लड़ाई थी, लड़ाई के अंदर हवाई फायरिंग हुई है, 337S लग सकता है और S2 लग सकता है और 324 लग सकता है, लेकिन आप 780A लगा रहे हैं और 780A के बाद फिर दिन दिहाड़े वाकई ऐसा भी नहीं हो पुलिस भी इस पर पार्टी बन जाए, तो मैं समझता हूँ गलत है। इसको टोटली मैं इसको कंडेम करता हूँ, इस मामला को, इसकी मजम्मत करता हूँ। तो ये ज्यादती है, इस तरह ना किया जाए। बहरहाल अदालतें हमारी बेहतर समझती इन चीजों को, अदालत जो देगी फैसला, अदालतों का फैसला बिल्कुल सर आंखों पे मौजूद अदालतें। और दूसरी तरफ ये जो पीपल्स पार्टी और MQM का जो आपस में मुलाकात हुई, जो मिलाप हुआ है, उसके अंदर दिखता है ये जा रहा है कि वो अपने उन लोगों ने ये डिमांड की यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो है कामयाब करवाएं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को सपोर्ट करें, यहाँ से जो हम आपका कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल ये कभी वक्ती से कोई जो है हम तस्दीक नहीं कर सकते। ये नॉर्मली प्रेस पे चल रहा है, मीडिया पे चल रहा है, लेकिन अभी कोई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियली नहीं हुई, तो उस चीज का वेट करेंगे। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन वही वाली बात है, कराची को फुटबॉल बनाया हुआ है, वही हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। बड़ा अच्छा इकदाम था इमरान खान साहब का कि ओपन बैलेटिंग, ओपन पोलिंग हो, हाथ में लेके इंसान बताए जो पॉलिटिकल वर्कर है कि हमने इसको वोट दिया। अल्लाह ताला करे ये हो। बहरहाल इसमें थोड़ी सी हमारी जो कानून साजी है, जो हमारी असेंबलीज हैं और जो हमारा आइन है, वो इस चीज की इजाजत नहीं देता। देखेंगे इंशाल्लाह आगे। ये तो अभी वक्त बताएगा, 3 मार्च बहुत करीब है। तो शुजात साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। PS88 के मामले से मैं आपसे बात शुरू करूंगा। PS88 का जो मामला,
एक तरफ अलीमाद शेख साहब की गिरफ्तारी, फिर सिंध हुकूमत ने कहा कि पीटीआई के कुछ अरकान ने हमसे राब्ता किया और काफी खुशी का इजहार किया। आपको लगता है कि पीटीआई में उनके खिलाफ लोग हैं मौजूद, क्योंकि एकदम से ऑपोजिशन का किरदार उनको दे दिया गया, पूरी लीडरशिप दे दी ऑपोजिशन की, क्या लगता है आपको? देखिए, हलीम शेख वाला जो मामला है वो सारा पॉइंट स्कोरिंग है। इमरान खान साहब ने वहां तोड़फोड़ शुरू की, हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने वहां तोड़फोड़ शुरू की, जनाब लैंड ग्रैबर्स से जो है जमीन लेने की कोशिश की। उनका ठीक है, तुम हमें वहां तंग करोगे, हम तुम्हें यहाँ तंग वो केस तो काफी पहले से चलता हुआ आ रहा था। आपको क्या लगा, अलीमाद शेख साहब हाथ में नहीं आ रहे थे उनके? नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त हुआ उन्होंने जब देखा कि हाँ जी हमारे नून लीग के लोगों को अच्छा खासा जो है उनसे लैंड स्नैचर जो थे, लैंड ग्रैबर जो थे, उनसे जमीन जब वागुजार कराई गई तो उनका ठीक है, फिर हम यहाँ पे तुमसे बदला लेंगे। तो हलीम शेख साहब जो है वो एक तरह से कुर्बानी का बकरा बने। तो बेसिकली प्रेशराइज करना, मतलब दोनों तरफ से, सिंध हुकूमत ने भी बनाया और पीटीआई ने भी बनाया उनको, बलि का बकरा कह सकते हैं। पीटीआई ने बनाया तो आप कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो पंजाब हुकूमत वहां से उनके ऊपर प्रेशराइज कर रही थी, उन्होंने ये एक पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दूसरी बात आपकी मैं मिस कर गया आपने। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा था कि एक तरफ ये मामला है, दूसरी जानिब एमक्यूएम का जो मामला है, सिंध हुकूमत की जो मुलाकात हुई, किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये मामला हकीकत से कितना फसाना है, एमक्यूएम करेगी अपने इत्तेहादी से मुखालफत करेगी? लग रहा है आपको कुछ ऐसा? मुझे नहीं अंदाजा कि एमक्यूएम किस तरफ जा रही है। देखिए, एमक्यूएम की जो हकीकी जो उनकी पावर थी, आवाम की पावर, मेरे ख्याल में आवाम ने अपना वो असर रसूख तो खो चुका है। अब इन्होंने अपने मफादात के लिए जो कुछ सौदा करना है, अगर उनको कुछ समझ में आता है तो शायद सौदा कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि कुछ बातें पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जो है वो शोर शराबा ज्यादा कर रही है कि लोगों को कंफ्यूज करना, और जो बाकी एमएनएज हैं उनको ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करना कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, देखो ये तुम्हारी पार्टी हार जाएगी, तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो बेसिकली ये शोर शराबा ज्यादा है, हकीकत खुलेगी 3 मार्च। अच्छा, ये उससे पहले हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने ये मौका दिया कि हम 12 की 12 सीटें, तकरीबन 14 सीटें या 12 सीटें एक सूबे से पूरी ले जाएंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। दूसरी जानिब एमक्यूएम ने कहा कि 5 सीटें तो हमारे पास होंगी। तो क्या सिंध हुकूमत को इस बात का झटका लगा कि फिर अचानक से जाके मुलाकात हो गई? क्या लगता है आपको? हाँ, मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी को अंदाजा हो रहा है कि इस तरह की सियासत जो है मुसलसल नहीं चलेगी। दूसरी तरफ एमक्यूएम की पोजीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। पोजीशन तो वैसे अब किसी की भी अच्छी नहीं। मैं आपको बताऊं, पीटीआई जो अभी आपने देखा कि ज़मीनी इलेक्शन जो हुए, बाई इलेक्शन जो हुए, उसमें पीटीआई को भी अंदाजा हो गया कि अब मकबूलियत का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। देखिए, आवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, आप बात कर रहे हैं गैस की। यार, हमारे बचपन में कभी केटीसी की बसें चला करती थी, बिल्कुल। अब वो बसें भी वो बसें भी आपने जो बुरे हाल में थी, अब वो भी आपने खत्म कर दी। अब आप सड़क पे निकले तो एक हुजूम लगता है कि जैसे कोई ये कोई शहर नहीं है, कोई इंसानों का जंगल है। ये दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी का शहर है। दुनिया के 10 बड़े शहरों में से कराची एक शहर है। तो कराची में मशहूर हो चुका है कि माफियाज काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया काम कर रहा है। मतलब आप जिधर आप हाथ लगाए उधर माफिया है ना। ट्रांसपोर्ट माफिया, आपको कोई वो आपका जो ग्रीन लाइन बन रही है कब से बन रही है, पता नहीं कब मुकम्मल होगी, कोई उसका सूरत हाल नजर नहीं आती। कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप देने को, इतने बड़े शहर को कोई एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दे नहीं रहे कि लोग कुछ बेहतर बसों में सफर कर लें। बुरा हाल है, हर तरफ बुरा हाल है। आपको लग रहा है कि ग्रीन लाइन बस जो अभी मंसूबा चल रहा है, बीआरटी जैसा इसका हाल होगा? बीआरटी का जो सूरत हाल हमें दिख रही है लाहौर में, दूसरी ऐसे ही लग रहा है। ऑरेंज लाइन जो दिख रही है हमें पंजाब में, पेशावर में बीआरटी का हम देख रहे हैं। ऐसे ही फेडरल वाले कह रहे हैं कि जो है सिंध गवर्नमेंट जो अभी तक बसें अरेंज नहीं कर पा रही। वो कह रहे हैं कि जनाब ये अभी तक प्रोजेक्ट नहीं मुकम्मल कर पा रहे। वो बसें तो जब भी कर पाएंगे जब वो मंसूबा मुकम्मल हो रहा होगा। हम तो लोकल ट्रांसपोर्ट पे बात करें, लोकल ट्रांसपोर्ट के जो बड़े बड़े दावे सिंध हुकूमत के, कुछ दावे हैं। आप देख रहे हैं मलीर एक्सप्रेसवे का ऐलान हुआ, वो बड़ा शोर शराबा हुआ मीडिया में उसका। उसके बाद क्या है, आप जाके देखिए, कर दिया उन्होंने, जाके रिबन काट दिया। उसके बाद आप देखें जाके कुछ भी नहीं, कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, K4 का मंसूबा हमने देखा कराची में एक अरसे से चलता आ रहा, तकरीबन 2006 से बनना शुरू हुआ, 2002 से उसका तकरीबन बात करना प्लान जो शुरू हुआ था, अब तक चल रहा है। तो क्या नजर आ रहा है, उसमें भी सियासत होती नजर आ रही है? पहले छोड़ दिया गया मंसूबे को, फिर सिंध हुकूमत ने शुरू करा। सियासत कुछ नहीं हो रही, सब पैसा बन रहा है, सिर्फ पैसा बन रहा है। जहां पैसा नजर आएगा वो काम होगा जिसमें पैसा बन रहा है। ये मलीर एक्सप्रेस पे जो ऐलान किया गया, इसमें बड़ा ठीक ठाक कमीशन होगा, इसमें बड़ा ठीक ठाक पैसा बनेगा, तो वो जो हो जाएगा। आवाम के लिए कुछ काम नहीं करना, क्या ये लोग एक इतने बड़े शहर के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक बसों का मैकेनिज्म नहीं दे सकते? अच्छा, आप नहीं दे सकते तो आप दूसरे मुल्कों से लोग ऑफर करने को तैयार हैं, आप उनसे एक सिस्टम ले लेंगे, भाई आप हमारा सिस्टम डाल दें प्राइवेट सेक्टर। क्या आप चाइना की किसी कंपनी को प्राइवेट ठेका नहीं दे सकते कि पूरा ट्रांसपोर्टेशन का वो सिस्टम उनको दे दें? क्या आप कूड़ा उठाने का ठेका नहीं दे सकते आप किसी कंपनी को? आप, देयर इज नो विल
व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बिल्कुल। आपका कोई इरादा ही नहीं है, आपकी कोई नियत ही नहीं है ठीक करने की। अच्छा, फिर हम उसको इस तरह देख सकते हैं, जो सिंध हुकूमत एमक्यूएम के पास गई, हो सकता है कोई लालच दी गई हो किसी चीज की एमक्यूएम को कि आप आ जाए, हम आपको दो सीटें आपकी तरफ आ जाए, वो सीटें वीटें जो भी मिलेंगी, वो अगर एमक्यूएम को सीटें दे देंगे तो एमक्यूएम आदमी काम करने लगेगा। एमक्यूएम का एमपी कुछ भी काम नहीं कर रहे। इससे पहले इन लोगों ने काम किए हैं क्या? कुछ भी नहीं। ये लोग आप जाके देखें, एमक्यूएम के किसी एमएनए एमपी को उठा के देख लें, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। इनकी जायदादें जब ये आए थे उस वक्त क्या थी और अब इनके एसेट्स वो तो हमने तकरीबन पूरे जितने भी पाकिस्तान में जितना पॉलिटिशियन हमने देखा है, सबका तकरीबन ये हाल देख रहे हैं। हमारे यहाँ ये मिजाज है कि 30-40 साल से सियासत में वो आता है जिसको पैसा बनाना होता है। ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। सियासत में अच्छी शोहरत के लोगों को आना पड़ेगा। मैं बड़ा खुश हूँ अगर शाहिद अफरीदी को अगर लॉन्च किया जा रहा है, या शाहिद अफरीदी आते हैं, या अच्छे चेहरे के लोग आते हैं, तो कम से कम वो अपनी इज्जत का तो ख्याल करेंगे कि हाँ जी यार हमारी रेपुटेशन खराब ना हो जाए। यहाँ तो किसी को अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं है, सिर्फ माल बनाओ और निकलो। अच्छा, निकलो भी नहीं। एक तरफ पंजाब की सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ा लफ्ज बहुत चल रहा है। पंजाब है, केपीके है, पीटीआई को लेके, क्या सिंध हुकूमत में नजर आ रहा है आपको हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चलते हुए? बिल्कुल, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हॉर्स ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसी चलती रहेगी। मतलब है एक अरसे से चलती आ रही है हॉर्स ट्रेडिंग, ये चीज ऐसी बिल्कुल चलती आ रही है। ये कोई हम लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। कोई देखें, एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा इन्होंने भाई ने पहले भी कहा, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही कामियाब है इस मुल्क के लिए। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो एक ब्लैकमेलिंग का गेम बन चुका है। बिल्कुल। आपने ब्लैकमेल करना है कि हाँ जी तुम हमारे साथ काम करते हो, इधर तुम इधर हम, इधर तुम इधर हम करते रहेंगे ये लोग, और अगर नहीं तो फिर पैसा चल रहा है और पैसा चलता रहेगा। अच्छा, जो इस वक्त सूरत हाल क्रिएट हो रही है, हर लिहाज से हम देख रहे हैं, लोग अब मार काट पे उतर आएंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरे को मारेंगे, लूटा मारी शुरू हो जाएगी। तो क्या मौजूदा हुकूमत इसको गवर्नर राज की तरफ ले जाने की कोशिश करी, क्या कर रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मौजूदा हुक्मरान, सिंध के हुक्मरान जो है वो आराम से पैसा बना रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि अवाम भूख मर रही है। शहर में कितने लोग जो है वो भूख से मर गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं जनाब उन्होंने तो औरतें खाने, आपने सुना ही होगा पिछले वजीर आला का बयान कि जनाब वो औरतें खाना नहीं खाती, इसलिए जो है वो बच्चे जो है मर रहे हैं भूख से। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हालात सब सही हैं। तो बात यह है कि इनकी कोई नीयत नहीं है काम करने की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब तक गवर्नर राज, मेरा ख्याल है गवर्नर राज हमारा आईन इजाजत नहीं देता। वो सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि गवर्नर राज नाफिज कर सके। गवर्नर राज नाफिज करते हैं तो फिर वो सिम कार्ड और दूसरे कार्ड शुरू हो जाए। जिस तरह से अभी शुजा साहब ने कहा था, मैं आपसे इस पे करूंगा सवाल। सब अच्छा है का राग अलापा जा रहा है। एक अरसे से हम इसको देख रहे हैं, सिंध हुकूमत को 13 साल हो गए, एमक्यूएम यहाँ एक अरसे से मौजूद है, लेकिन सब अच्छा है का राग अलाप के बजट पास होता है और तमाम चीजें आती हैं, फंड्स आते हैं, मगर जाते कहाँ कुछ नजर नहीं आता। आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी यही चीजें हमें दिखाई देंगी, सब अच्छा है का राग अलापा जाएगा? ये मसला है कि अवाम किस तरह आवाज उठाए। एक आम इंसान जो नौकरी पेशा इंसान है, जो नौकरी करता है, सुबह 9 बजे जाता है, 9 to 5 नौकरी करता है, वो अपने पहले घर को, बच्चों को देखेगा, किचन सिस्टम देखेगा, देन वो जाके पॉलिटिक्स करेगा या इन मामलों पे आवाज उठाएगा। तो मसला यही है कि अवाम भी बेचारी बेहिस हो चुकी है। अवाम को समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जाए, और सियासतदान इसी तरह मुसल्लत हो चुके हैं हम पे, इसी तरह काबिज हो चुके हैं हम पे, और अवाम का खून चूस रहे हैं। इनको नहीं परवाह कि कोई भूख मर रहा है, कोई अफलास से मर रहा है। ये कराची शहर अब थर पारकर की मैं मिसाल दूंगा, उस जैसा बनता जा रहा है। अब आज भी सरजानी टाउन में जो मुतासरीन थे, जिनको अकोमोडेट करना था, डिप्टी कमिश्नर साहब ने वहां के बोला था, आज तक वो वही है, वैसी है। सिर्फ ऐलान, कोई किसी गली मोहल्ले में कोई वहां जाके किसी को कोई 1 रुपया पाई नहीं दिया गया। मतलब बारिशों में जो डूब गए थे, मतलब आप ये देखें ना, ये सूरत हाल है। और कोई बोलने पूछने वाला नहीं, जो ज्यादा बोलता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। तो ये सूरत हाल अब खत्म होनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि नए चेहरे, नए लोग कराची के अंदर उभरे, नई सियासत को जन्म दे जाए। वही पुराने चेहरे, वही भुट्टो जिंदा है, वही चीजें, वही एमकम का दिया जलाए रखना, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। इस तरह सियासत खत्म हो जाएगी, तब यहाँ पे एक आम इंसान जो है, एक मिडिल क्लास, एक मुतवस्सित तबका का बंदा भी है सियासत में। सियासत किसी की विरासत नहीं है, हर इंसान का हक है सियासत करना। पाकिस्तान हम सबका है, हम सब ने मिलजुल के इस पाकिस्तान और उसका शहर को बेहतर करना है। तो आपको लगता है कराची नई पॉलिटिक्स या नई सियासत का मुतामल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर तो यहाँ पे सियासत किसी को खुला ग्राउंड दिया जाए तो। लेकिन यहाँ गंदी और नीच और घटिया और डर्टी पॉलिटिक्स पे उतर आते हैं। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं किसी सियासी पार्टी को तंकीद नहीं करूंगा, निशाना नहीं बनाऊंगा, लेकिन ये ऐसा होता है। यहाँ पे एक आम इंसान या आम शहरी इंडिपेंडेंटली सियासत नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी बन गई वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की छत्र छाया में जाए। तो सारा मसला मसाइल यही है, जब तक एक आम इंसान, एक आम बंदा एक नई पार्टी बना के भी आ सकता है, लेकिन नहीं कि आप ये सूरत देख रहे हैं, कोई छोटी छोटी पार्टियां यहाँ पे हैं, लेकिन बात यही, उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहता, उनको झूठे मुकदमात में उनको दर्ज करा के
उनको बंद करा दिया जाता है। मसला सिर्फ और सिर्फ उनका पता है कि अगर ये लोग ऐसे चेहरे आगे आ गए तो ये हमें एक्सपोज कर देंगे, हमारी चीजें बता देंगे। तो जाहिर है वो एक किंगडम सिस्टम, एक बादशाह सिस्टम चल रहा है, वो आएंगे, उनकी औलादें आएंगी, उनके बाद उनकी औलादें आएंगी और हमारी आवाम यही बेयार मददगार होगी और सफर करते रहेगी। अच्छा, किंगडम सिस्टम से मुझे एक चीज और याद आई, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन, किंगडम सिस्टम वहां भी हमने देखा एक अरसे से एमक्यूएम के हाथ में रही है चीज। तो क्या आपको लगता है कि आने वाला जो इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का होगा वो भी एमक्यूएम होगी मजबूत? इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि साफ और शफाफ होगा इलेक्शन, नए चेहरे आएंगे। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहता हूँ, और ऐसे चेहरे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो नए नए चेहरे हैं, जो छोटे छोटे काम भी करते हैं, सोशल एक्टिविटीज करते हैं, जो इनकी एनजीओ है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें और ऐवानों में आए और पाकिस्तान या कराची की बेहतरी के लिए चेंज करें। तो मेरा तो ये इनको मैसेज है यूथ को कि वो इस तरह काम करें, अपने इलेक्शन लड़े। सियासत कोई बुरी चीज नहीं है, बेहतरी जमहूरियत से ही होती है और हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन बात ये यहाँ पे लोग डरते हैं, लोगों के घर वाले बोलते हैं सियासत अच्छी चीज नहीं, ये हो जाएगा। और हमने देखा भी यही है, ऐसा कुछ देखते आए हैं कि हमारे शहर की सियासत 30 सालों से किस तरफ जा रही थी। यहाँ लोग मर जाते थे, यहाँ सबसे सच बोलने की सबसे छोटी ज्यादा तो मौत थी। तो बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग, हमारा ये कोई वो तो नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आम आवाम भी आए, सियासत में आए और सियासत को, पाकिस्तान को, कराची को बेहतर करे, कराची की स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। उनको पता है, ग्राउंड रियलिटीज पता है। जब तक एक मिडिल क्लास बंदा, कराची शहर की बात कर रहा हूँ, वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, तब तक इस शहर के लिए चेंज नहीं होगा। हम पे मुसल्लत होते रहेंगे, अंदरूनी सिंध से लोग आएंगे और ऐसे लोग आएंगे जिनको सियासत का अलग दे नहीं पता। ठीक है, मैं लोकल गवर्नमेंट पे शुजा साहब आपसे सवाल करूंगा ब्रेक के बाद। मुझे ब्रेक का इशारा किया जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर कि क्या अवाम कोई नए एक्सपेरिमेंट के सोच सकती है मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जो उनके पास रोटी कपड़ा मकान कुछ भी नहीं है, उसके बाद क्या नया एक्सपीरियंस वो किसी नई शख्सियत और नए फेस के रूप में देख सकते हैं। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शन अभी पड़े हुए हैं, मर्दमशुमारी की वजह से रोक दिए गए हैं, क्या सूरत हाल है। और जो मैं शुजा साहब से इस पे सवाल करने वाला था, क्या नया फेस और नया एक्सपेरिमेंट के लिए हम वेट कर सकते हैं कुछ आने वाले वक्त में? शुजा साहब, मैं यही सवाल आपसे कर रहा था ब्रेक से पहले, क्या नया एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट में? देखें, अवाम जो है इन लोगों से तो द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट कि अवाम भी इनसे बेजार हो चुकी है। अब पीपल्स पार्टी का चेहरा भी लोगों की समझ में आ गया, एमक्यूएम से भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रही। अब तो जब खला तो बिल्कुल पैदा हो गया, अब उस खला को पुर करने के लिए कौन आएगा? हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का ग्राफ जो है आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होना शुरू हुआ है। रिसेंटली खास तौर पे पिछले 6 महीनों में जमात इस्लामी जो है उसने दोबारा अवाम में पजीराई उनको हुई। तो आप समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा कंडीशन के अंदर जमात इस्लामी को कुछ दिया गया है इतना स्ट्रॉन्ग फेवर अवाम की जानिब से? देखें, अभी 2-4 ऑप्शंस हैं अवाम के पास ना। पीएसपी के मुस्तफा कमाल साहब वो अलग चल रहे हैं। पीएसपी तो कराची में कहा था कि डॉल्फिन मर गई है, तो समंदर में दोबारा चली गई है। तो लेकिन देखें, अवाम जब बेजार हो जाते हैं ना, जब फिर आप इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। अब वो अवाम जो है वो किस तरफ जाएंगे, ये आपको अवाम के मूड का पता अभी इतने जल्दी नहीं चलेगा। थोड़ा सा हालात और क्लियर होंगे 1 साल भर में। हो सकता है पीटीआई में ही कुछ, शायद पीटीआई सिंध में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लोग जिस तरीके से बेजार हुए हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से, हो सकता है पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हो। हालांकि पीटीआई की मकबूलियत जो है नेशनल लेवल पे उसमें कमी आई है। तो एक अरसे से हम एमक्यूएम को देखते हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर, तो क्या पीटीआई अपने इत्तेहाद को साइड पे रख के एमक्यूएम को रोक सकती है लोकल गवर्नमेंट के लिए कि हम जाते हैं उसमें और हम बैठ के दिखाते हैं काम करके? पॉसिबल है ये? जो काम करेगा, मेरे ख्याल में अब जो काम करेगा वही जो है अवाम उसको इज्जत देंगे। तो आपको लग रहा है कराची में किसी ने काम किया है? अभी टाइम है इनके पास, 2 साल और देके देखेंगे। नहीं, अभी लोकल गवर्नमेंट का तो नहीं है ना, अभी तो कुछ महीनों में भी इलेक्शन हो सकते हैं उसके, क्योंकि मर्दमशुमारी की एक छोटा सा बहाना देके सिंध हुकूमत ने रोका है। अगर वो क्लियर कर दिया मामला तो लोकल गवर्नमेंट तो फौरन इलेक्शन हो जाएंगे, तो जरूरत नहीं है 2 साल के लिए। अभी तो मेरे ख्याल में सभी बराबर लेवल पे चल रहे हैं। शायद पीएसपी को लोग फिर मुस्तफा कमाल ने कुछ काम किया था ये, और उसके वजूहात अलग हैं, उन्होंने क्यों काम किया था, उन्हें सपोर्ट मिली मुशर्रफ की है क्या, जो भी है। लेकिन हो सकता है कि जमात इस्लामी एक नुमाया मुकाम हासिल करे, हो सकता है पीएसपी दोबारा आ जाए, लेकिन और नहीं तो वही सियासी। पीएसपी के पास तो कोई सीट है भी नहीं कराची में, अभी तो नहीं है। हाँ, लेकिन आप देखें क्या बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि अवाम, अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो शायद पीएसपी को कुछ सीटें मिल जाए। ठीक है, ताला साहब क्या लग रहा है, जिस तरह से हमने अभी लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बात की है, मौजूदा गवर्नमेंट या सेनेट इलेक्शन के ऊपर अगर हम बात करें, क्या सूरत नजर आ रही सेनेट इलेक्शन की आपको? सेनेट इलेक्शन की जो मैं समझता हूँ, पीटीआई भारी अक्सरियत से लेकर जाएगी सीटें, और ये हमेशा से होता ये रहा है
जिनकी गवर्नमेंट होती है उसकी सीटें ज्यादा होती हैं, ज़ाहिर MP MNS जो वैसे नॉर्मली जो हम देख रहे हैं। और उम्मीद तो यही है, उम्मीद यही नजर आ रही है कि इस बार हॉर्स ट्रेडिंग बहुत कम होगी, क्योंकि इस बार इदारे भी बड़े एक्टिव हो रहे हैं और हर MP MNA पे नजर भी है। बाकी देखते हैं अपोजिशन क्या करती है। हॉर्स ट्रेडिंग की शायद यही डर मेरे ख्याल से लगता है खान साहब को, शायद यही हाँ, बिल्कुल यही डर है, क्योंकि लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा है कि जहांगीर तरीन साहब भी बड़े मैदान में आ गए, उनका कमबैक हुआ, उनको भी कमबैक किया गया है। और वही रिवायत अगर हॉर्स ट्रेडिंग की लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन में यूसुफ रजा गिलानी का कमबैक हुआ है एज अ चेयरमैन के तौर पर, शहबाज शरीफ भी वापस आ गए हैं और बहुत सारे जो है पुराने चेहरे वापस आ रहे हैं। और आज परवेज इलाही की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था सुबह, तो कुछ कह नहीं सकते, ये एकदम से सरप्राइज होगा हमारे लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, कि कौन आता है, कितनी सीटें कौन लेके जाता है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन था, आपने उसमें भी हमने पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा एक्टिव देखा, मुतहर्रिक देखा वहां पे, लेकिन एंड में रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चेंज थे। तो इलेक्शंस के बारे में और सेनेट इलेक्शन का जो फैसला है इस वक्त कबल वक्त होगा। मैं इस बारे में अभी बिल्कुल एक अपनी ओपिनियन ये दे सकता हूँ कि PTI का मेरा एक माइंड है कि PTI शायद ज्यादा सीटें लेके जाए। वो जो एज अ ओपिनियन हम देख सकते हैं, लेकिन जो एज अ कंडीशन हमें नजर आ रही है वो तो कुछ और ही नहीं, कंडीशन भी PTI की तरफ है। में थोड़ा परेशानी है, धड़ेबाजी है, कैंडिडेट्स के ऊपर है। सैफुल्लाह आबड़ो के ऊपर बड़ी बहस चढ़ी हुई सोशल मीडिया पे, फैसल वाडा के ऊपर एक बड़ी बहस है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में भी थोड़ी बहुत है, वो सोशल मीडिया पे इतना ओपन नहीं हुआ क्योंकि वो थोड़ी मुनज़्ज़म जमात हो गई है। और इस तरह बिल्कुल MKM में भी यही है, अब दो धड़ेबाजी चल रही है, उधर भी कैंडिडेट्स पे लड़ाई चल रही है। ये वही बात है ना, लालच का अनासिर जब तक खत्म नहीं होगा ये अवाम की खिदमत क्या करेंगे, ये चीजें खत्म करनी जरूरी है। लालच का अनासिर खत्म ही नहीं होता, इनको अवाम की परवाह नहीं। सेनेट में आप एक मैंडेट लेके आप अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और यहाँ इतनी करोड़ों रुपए की बोलियां लगाई जा रही है, 50 करोड़, ये आपका हमारा पैसा है, ये इन लोगों ने कोई गधी पुश्ती तो नहीं ले गया, ये आपका हमारा टैक्सेस से दिया हुआ पैसा है। उस टैक्सेस से ये सेनेट में आएंगे और फिर अपने मर्जी के काम करवाएंगे, अपनी मर्जी के ट्रांसफर होंगी, पोस्टिंग होगी। ये इन लोगों ने कोई एक अवाम की खिदमत नहीं करनी। जो करोड़ों लगाए, बिल्कुल वो जो करोड़ों वही वाली बात है, करोड़ों लगाएगा वर्गों कमाएगा। तो बात यही है कि अवाम की खिदमत का किसी को ख्याल नहीं है। अल्लाह ताला फिर बार मैं यही बात करूंगा, इन सबको हिदायत दे। अल्लाह ताला हम सबको देख रहे हैं, इनको चाहिए कि थोड़ा सा ये सोचें कि हम सबने मरना भी है। इतनी इस तरह के पाकिस्तान के लिए इतना वो ना करें कि हम लोग आज ग्रे लिस्ट में हैं, FATF में, आगे जाके हम बिल्कुल रेड लिस्ट में आ जाए। तो हम लोगों ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करना है, कराची को बेहतर करना है। ये सब बेहतर होगा तो पाकिस्तान मुस्तकम होगा। ठीक है शुजा साहब, मैं सेनेट इलेक्शन के ऊपर आपसे सवाल करूंगा। एक तरफ PTI थोड़ा परेशानी का शिकार, क्योंकि उनके कुछ लोग मुनारिफ हो रहे हैं, ऐसी खबरें भी सामने आई। फिर PDM ने एक इशारा दिया कि तकरीबन 12-13 कुछ बागी अरकान का उनके अंदर टोला मौजूद है, वो उनके साथ आ रहा है। PDM अपना स्ट्रॉन्ग मौका पेश कर रही है कि हम इतनी सीटें ले जाएंगे, सिंध हुकूमत में पीपल्स पार्टी इतना, और पंजाब में नून लीग का हमने अभी हाल देखा INA में जो सिचुएशन क्रिएट हुई। क्या लगता है आपको किसके हिस्से में जाता हुआ नजर आएगा ये? देखिए मुताहिर, अगर तो नॉर्मल रहता है सारा मामला, तो इस वक्त जो है वो PTI की 178 सीट्स हैं और PDM की सीटें सारी मिला के 166 है, अपोजिशन की सीट जो 166 है। तो अगर हर आदमी अपनी अपनी पार्टी को वोट डाल देता है तो वाज़ेह अक्सरियत से 12 वोट से जो है वो PTI जीत जाती है। लेकिन एक खलबली तो मचा के रखी हुई है अपोजिशन में, ठीक है। अब वो खलबली में वाकई कितना दम है ये तो आपको 3 मार्च को ही पता चलेगा। अच्छा, ये होता है कि अरकान जो है जब ऐसे मौके आते हैं तो वो नाराज भी हो जाते हैं। वो नाराज, उनकी नाराजगी कहाँ तक जाती है, वो अपनी वर्थ बताने के लिए भी नाराज होते हैं कि भाई हमारी भी सुनो, इतने अरसे से हमें तो पूछ नहीं रहे थे। तो वो अपनी वर्थ बताने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए भी नाराज होते हैं। अब उनको नाराज हो कहाँ तक अकोमोडेट किया जाता है, उनकी नाराजगी किस तरह दूर की जाती है और उनकी नाराजगी किस हद तक चले जाते हैं वो, तो ये सब बातें तो 3 मार्च को ही खुलेंगे। हम रोज एक नई चीज सुनते हैं कि जनाब ऐसा हो गया, 12 जो अरकान जो है वो PTI से नाराज हो गए, उधर हम सुनते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी से कुछ लोग नाराज हो गए इधर आ रहे हैं। ये सब अफवाहें हैं, इन अफवाहों में कितना दम है ये आपको जब तक इलेक्शन हो नहीं जैसे आज नून लीग ने कल एक पॉइंट रेस किया था कि हम सेनेट इलेक्शन जीतेंगे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मॉकअप दिया। उसके बाद उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। PDM किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है PDM का? देखिए PDM तो एक मफादात का एक मामला था, वो मफादात सबको अपने अपने पूरे होते नजर नहीं आए तो सब अपने खामोश हो गए। क्योंकि पूरे होते इसलिए नजर नहीं आए कि आपने देख लिया कि उनकी जो जलसे हुए वो जलसियां रह गई, जलसी, ठीक है ना। तो उनको अवाम में कोई पजीराई नहीं हुई। इससे मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि अवाम में अब वाकई शऊर आ गया। अच्छा तला साहब, मैं यही सवाल करूंगा आखिरी, फिर मैं उसकी तरफ वाइंड अप की तरफ जाऊंगा, कानून साजी का, कि किस तरह की मजीद कानून साजी की हमें जरूरत है अभी अगर सेनेट
देखें, अगर देखा जाए तो मेरी जो अपनी राय है, अगर दुनिया में भी होता है जमहूरियत का हिस्सा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सदारती निजाम, तो वो कोई गलत नहीं। अगर उस तरफ चले जाएगा तो डायरेक्टली हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकते हैं और शहर जो है एक मेयर के थ्रू हमारा शहरी सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट बॉडी चलेगी, पुलिस जिसके अंडर होगी, मेडिकल फैसिलिटीज जिसके अंदर होंगी, हेल्थ उसके अंडर में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अंडर में होगा, वो बेहतरीन है। लेकिन इसके ऊपर बड़ी एक डिबेट होती है और बहुत से जो है हमारे दोस्त अहबाब हैं वो ये बोलते हैं जमहूरियत को खतरा है, लेकिन उनको ये समझाया जाए कि ये भी जमहूरियत का हिस्सा है, ये कोई जमहूरियत से अलग तरफ नहीं है, कोई आमदियत का हिस्सा नहीं, ये भी अवामी सेलेक्ट करती है। लेकिन बहरहाल ये वही वाली बात है कि असेंबलियों पे बंदर बाढ़ चल रही है और हर बंदे ने अपने सूबे में अपनी अपनी हुकूमत कायम की हुई है, लसानी बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे। हमें इस सब को खत्म करके एक पाकिस्तानी की तरफ सोचना है और पाकिस्तान के लिए हमने काम करना है। चलिए, हम ये अब इंतजार करें कि जिए भुट्टो या जिए कायद के जो नारे लगते हैं उसके हटा के अगर जिए पाकिस्तान का नारा कब लगेगा, हम इसका भी इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया तलबेक साहब आपका, शुजा हैदर साहब आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। दोनों में उस मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जो बात होनी थी वो यकीनी तौर पे कुछ हद तक हमने इसको कवर कर लिया है। जो सूरत हाल कराची की थी वो सबके सामने है। अवामी सियासत ने इस कराची को फुटबॉल बना दिया है, शहरी सियासत ने, सूबाई सियासत ने किस तरह से इसको लेके चला जा रहा है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान और खासतौर पे कराची को ये सियासत किस मोड़ पे लेके जाएगी। क्या हम एक अच्छी सियासत, डर्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकल के एक अच्छी सियासत देखने के ख्वाहिशमंद होंगे। अवाम का सबसे बड़ा इसमें हिस्सा रहेगा कि वो किस तरफ कराची को और पूरे पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब जो सेनेट इलेक्शन है 3 मार्च को इसका रिजल्ट पता लग जाएगा कि कौन आता है, किसके बड़े बड़े दावे होते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हुई या नहीं हुई, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आएगा इन इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि 2018 में जो वीडियो बनी वो आज सामने आई और उसके बाद जो सूरत हाल हमने देखी वो सबके सामने। अब आने वाला वक्त ही बताएगा ये पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और कानूनी मामलात को लेकर हम कहां पे खड़े हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।